नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी में सहायक मैं एक वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो में मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सरल और आसान हल विस्तार पूर्वक समझाकर दे रहा हूँ। ये सभी प्रश्न यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 812 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व का तेल 4 किलोग्राम प्रति घंटा की दर से जलता है। एक 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में आरंभ में 1300 किलोग्राम तेल है। 6 घंटे तेल जलने के बाद बचा हुआ तेल टंकी में कितना ऊंचाई तक होगा? आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। प्रश्न में दिया गया है कि 4 किलोग्राम तेल प्रति घंटा की दर से जलता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक घंटे 4 किलोग्राम तेल जलता है। प्रश्न आगे कहता है कि टंकी में मौजूद तेल 6 घंटे तक जलता रहता है, तो 6 घंटे में जले हुए तेल की मात्रा क्या होगी? तो 4 गुणे 6 यानी 24 किलोग्राम। 6 घंटे में जले हुए तेल की मात्रा 24 किलोग्राम होगी। प्रारंभ में टंकी में तेल की मात्रा 1300 किलोग्राम थी। 24 किलोग्राम तेल जल गया। अब टंकी में कितना तेल बचा हुआ है? रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द टैंक। 1300 किलोग्राम माइनस 24 किलोग्राम इक्वल टू 1276 केजी, यानी टंकी में बचे तेल की मात्रा 1276 किलोग्राम होगी। अब हम 1276 किलोग्राम को घन मीटर में बदलेंगे। इसके लिए प्रश्न में एक आंकड़ा दिया गया है कि 812 किलोग्राम तेल का वजन 1 घन मीटर आयतन के बराबर होता है। 1276 किलोग्राम तेल का आयतन कितना होगा? तो तेल का आयतन होगा 1276 बटे 812। अब हम ऊपर और नीचे 4 से भाग लगा देंगे। 319 बटे 203 घन मीटर, यानी 6 घंटे तेल जलने के बाद बेलनाकार टंकी में शेष तेल की मात्रा का आयतन 319 बटे 203 घन मीटर होगा। द्रव लिक्विड, इसकी एक खास बात होती है कि इसका अपना कोई आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसका आकार ले लेती है। द्रव में पानी, तेल, दूध कुछ भी हो सकता है। अपने प्रश्न में तेल है, जो कि एक बेलनाकार टंकी में रखा हुआ है, जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो शेष तेल की मात्रा जो टंकी में बची हुई है, जो हरे रंग से दिख रहा है, यह शेष तेल की मात्रा को दिखा रहा है। इसका आकार बेलन के आकार का होगा, जिसकी आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई h सेंटीमीटर होगी, यानी शेष तेल की ऊंचाई h सेंटीमीटर होगी। बेलनाकार टंकी में मौजूद तेल का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 319 बटे 203 घन मीटर। चूंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में देना है, इसलिए घन मीटर को घन सेंटीमीटर में बदलेंगे। घन मीटर में मीटर 3 बार होता है, इसलिए हम 100 से 3 बार गुणा करके इसे घन सेंटीमीटर में बदल देंगे।
अब ऊंचाई h बराबर होगा 319 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे 203। पाई का मान 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा। और आर स्क्वायर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो 20 गुणे 20। इस प्रकार टंकी में बचे हुए शेष तेल की ऊंचाई 1250 सेंटीमीटर होगी। और इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। चार सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर एक अधिकतम आकार का गोला है। गोले की सतह तथा घन के बीच के स्थान का आयतन क्या है? आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। किसी भी घन के अंदर स्थित बड़े से बड़े आकार के गोले का व्यास घन की भुजा होती है। इस कथन को एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक घन है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसके अंदर रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े आकार के गोले का व्यास भी 4 सेंटीमीटर होगा। घन चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, इसके अंदर रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े आकार के गोले का डायामीटर यानी व्यास घन की भुजा होती है। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया है कि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो गोले का व्यास 4 सेंटीमीटर होगा और गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। घन की भुजा यानी a 4 सेंटीमीटर, गोले का व्यास d 4 सेंटीमीटर बराबर होगा दोनों, और त्रिज्या व्यास का आधा होती है, इसलिए गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। अब जो प्रश्न दिया गया है वह इस प्रकार से है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन और इसके अंदर रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े आकार के गोले के बीच में जो खाली स्थान है उसका आयतन क्या होगा? तो खाली स्थान का जो आयतन होगा वह होगा घन की आयतन में हम बड़े से बड़े आकार के गोले के आयतन को घटा देंगे, यानी जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम घन और गोले के बीच का जो खाली स्थान है उसका आयतन होगा घन का आयतन, और उसमें हम गोले के आयतन को घटा देंगे। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, a क्यूब, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। a की जगह 4 और r की जगह 2 रख करके समीकरण को हल करेंगे तो हमें आयतन 30.48 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यानी घन और गोले के बीच में जो खाली स्थान है उसका आयतन 30.48 घन सेंटीमीटर है। क्योंकि विकल्प में कोई भी संख्या हमारा जो आंसर है उससे मिलती नहीं है, तो हम सबसे नजदीक विकल्प पर जाएंगे और सबसे नजदीक विकल्प है ऑप्शन डी में 32 घन सेंटीमीटर। तो 30.48 घन सेंटीमीटर को हम लगभग 32 घन सेंटीमीटर मान लेंगे। यानी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन और इसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े आकार के गोले के बीच में जो खाली स्थान है उस खाली स्थान का आयतन 32 घन सेंटीमीटर होगा और इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन डी।
एक शंकु के छिन्नक का 10 सेंटीमीटर आधार और 6 सेंटीमीटर शीर्ष का व्यास है। इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। पूरी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। छिन्नक, जिसे इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं, हम इसे अपने दैनिक जीवन में कहाँ देख सकते हैं? तो लोहे की बाल्टी, ट्रम्बलर यानी लस्सी का ग्लास। दिए गए छिन्नक की आकृति का एक विश्लेषण करते हैं। ये जो हिस्सा है इसे हम छिन्नक का आधार कहते हैं और R1 को छिन्नक के आधार की त्रिज्या कहते हैं। ये जो हिस्सा है इसे छिन्नक का शीर्ष कहते हैं और R2 को छिन्नक के शीर्ष का त्रिज्या कहते हैं। आधार और शीर्ष के बीच की दूरी को हम छिन्नक की ऊंचाई कहते हैं। इतनी बातें हो गई। इसके बाद छिन्नक की एक और ऊंचाई होती है जिसे हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, स्लैंट हाइट, और इसे स्मॉल एल से दिखाते हैं। ये स्मॉल एल, स्लैंट हाइट। प्रश्न में हमें जो डेटा दिया गया है वो इस प्रकार से है। आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। शीर्ष का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो शीर्ष की त्रिज्या R2 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट नहीं दिया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम लोग स्लैंट हाइट को निकालेंगे। स्लैंट हाइट L बराबर होता है √h² प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। h² की जगह 5 का वर्ग प्लस R1 माइनस R2 की जगह 5 माइनस 3 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 और 5 में से 3 गया 2, 2 का वर्ग 4, 25 और 4 29, यानी स्लैंट हाइट √29 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। तो किसी भी फ्रस्टम यानी छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई, ब्रैकेट में R1² प्लस R2² प्लस R1 प्लस R2 गुणे तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट है। वैल्यू को रखेंगे। R1 की जगह 5, R2 की जगह 3, R1 प्लस R2 5 प्लस 3 और स्लैंट हाइट की जगह √29 रखेंगे। इसके बाद हम इसे हल करना शुरू करेंगे। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 और 9 34 प्लस 5 3 8, √29 का वर्गमूल 5.38। 8 में 5.38 का गुणा करेंगे तो 43.04 प्राप्त होगा। आगे बढ़ेंगे। पाई का मान 22.7, 34 में 43.04 को जोड़ेंगे तो 77.04। इसको हल करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 242.125 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो हम उस संख्या को या उस ऑप्शन को चुनेंगे
जो 242.125 वर्ग सेंटीमीटर के करीब है। तो 242.03 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो किसी छिन्नक जो कि प्रश्न में डेटा दिया गया है, तो उस छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 242.03 वर्ग सेंटीमीटर। ये लगभग में आंसर होगा और इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडरों को उनकी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है, तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडरों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 100%। प्रश्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न कहता है 4 एक समान छोटे सिलेंडर, यानी प्रत्येक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई एक समान होगी और चारों सिलेंडरों को पिघलाकर उसी ऊंचाई का एक बड़ा सिलेंडर बनाया जाता है। तो बड़े सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। प्रश्न की शुरुआत एक कंसेप्ट से करेंगे। ये कंसेप्ट केवल सिलेंडर यानी बेलन पर लागू नहीं होता है, ये सभी ठोस आकृतियों पर लागू होता है, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, गोला हो, शंकु हो, बेलन हो, सभी में। कुछ छोटी छोटी आकृतियों को गलाकर एक बड़ी आकृति बनाई जाए या एक बड़ी आकृति को गलाकर छोटी छोटी कई आकृतियां बनाई जाए, तो बड़ी आकृति का आयतन बराबर होता है छोटी छोटी आकृतियों के आयतन का योगफल। जैसे इस प्रश्न में कहा गया कि 4 समान छोटे छोटे सिलेंडर को गलाकर, तो 4 समान छोटे छोटे सिलेंडर को गलाएंगे और गला करके एक बड़ा बेलन बनाया जाता है। अब ये चारों सिलेंडर समान है, तो इनकी आधार त्रिज्या भी समान होगी और इनकी ऊंचाई भी समान सभी की। चारों सिलेंडर की आधार त्रिज्या और ऊंचाई एक समान होगी। अब इसको गलाकर एक बड़ा बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई वही होगी जो छोटे सिलेंडर की ऊंचाई होगी, यानी बड़े सिलेंडर की ऊंचाई भी h होगी, लेकिन इसकी आधार त्रिज्या कुछ और होगी। ठीक है, तो छोटी छोटी आकृतियों को जब गला करके हम एक बड़ी आकृति बनाते हैं, तो सभी छोटी छोटी आकृतियों के आयतन का योगफल बड़ी आकृति की आयतन के बराबर होता है। किसी भी सिलेंडर या बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरीके से चारों समान है तो उनके आयतन भी
समान होगी। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और गला करके जब हम एक बड़ा बेलन या सिलेंडर बनाते हैं तो उसका आयतन जो है इन चारों के योगफल के बराबर होगा। तो बड़े सिलेंडर का आयतन पाई, आधार त्रिज्या आर स्क्वायर एच। रेडियस अलग है लेकिन हाइट प्रश्न में कह रहा है तो बराबर रखेंगे। जरूरी नहीं है, हाइट बराबर भी हो सकती है और छोटी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 4 बार है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इस समीकरण में पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर होगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो आर बराबर स्क्वायर रूट, तो आर और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी छोटे सिलेंडर की त्रिज्या बराबर होगी बड़े सिलेंडर की त्रिज्या बटे 2। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमें यहां से मिलता है, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो बड़े सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, छोटे सिलेंडर का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। 4 सिलेंडर थे इसलिए 4 से गुणा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कैपिटल आर बाई 2। अब प्रश्न कहता क्या है कि बड़े सिलेंडर की पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पार्श्व पृष्ठ बेलन का क्या होता है। ये एक बेलन है, पार्श्व माने बगल होता है, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बगल का क्षेत्रफल, जो घुमावदार बगल का होता है उसका क्षेत्रफल। तो किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार की परिधि 2 पाई आर इंटू ऊंचाई h। तो प्रश्न कहता है कि चारों सिलेंडर को गलाकर जब हम एक बड़ा सिलेंडर बनाते हैं तो बड़े सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले दोनों सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बड़े और छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। बड़े सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई कैपिटल आर एच, छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, अब स्मॉल आर इसकी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। स्मॉल आर बराबर होता है कैपिटल आर बाई 2, तो स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर बाई 2 पुट कर देंगे। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच। अब हमें निकालना है कि छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की तुलना में बड़े सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम बड़े सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो 2 पाई आर एच में पाई आर एच घटेगा तो कितना मिलेगा हमको, पाई आर एच। ठीक है, गुणे 100 किसकी तुलना में वृद्धि हो रही है बड़े सिलेंडर में, छोटे सिलेंडर की। तो छोटे सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच, और इससे कैंसिल हो जाएगा
और आंसर कितना होगा? बड़े सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की तुलना में 100% की वृद्धि होगी। आई तो पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा बड़े बेलन या सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे 100 बटे छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब 2 पाई आर एच में पाई आर एच घटाएंगे तो पाई आर एच गुणे 100, तो पाई आर एच कैंसिल हो जाएगा और आंसर होगा 100%। अर्थात बड़े सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की तुलना में 100% की वृद्धि होगी और इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी। छह सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 गेंदों का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास क्या है? आइए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कहता क्या है कि एक बड़ा गेंद है, ठीक है, और इस बड़े गेंद का व्यास 6 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है 3 सेंटीमीटर। अब इसको पिघला करके 3 छोटे छोटे गेंद बनाए जाते हैं। पहले गेंद का व्यास 3 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या R1 3/2 सेंटीमीटर। दूसरे गेंद की व्यास 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या R2 2 सेंटीमीटर। और तीसरा जो गेंद बनेगा इसकी त्रिज्या R3 नहीं मालूम है, तो हम R3 निकालेंगे और व्यास यानी डायामीटर बराबर क्या होता है? त्रिज्या का 2 और 2R3। और इस प्रकार तीसरे गेंद का व्यास हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए प्रश्न को कैसे हल करना है उसे देखते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट, कुछ छोटी छोटी आकृतियों को गलाकर एक बड़ी आकृति बनाई जाए या एक बड़ी आकृति को गलाकर छोटी छोटी आकृतियां बनाई जाए तो बड़ी आकृति का आयतन बराबर होता है छोटी छोटी आकृतियों के आयतन का योगफल। बड़े गेंद को गला करके 3 छोटे छोटे गेंद बनाए जाते हैं तो बड़े गेंद का आयतन बराबर होगा 3 छोटे छोटे गेंदों के आयतन का योगफल। गेंद यानी गोला, गोले का आयतन होता है पाई 4/3 पाई R3। अब इसको गला करके 3 छोटे छोटे गोलाकार गेंद बनाए जाते हैं तो पहले गेंद का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरे गेंद का आयतन 4/3 पाई R2 क्यूब, तीसरे गेंद का आयतन 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, अब देखिए तो LHS और RHS में टर्म बन जाते हैं। टर्म यानी कि प्लस और माइनस से कोई भी अभिव्यक्ति कई टुकड़ों में बंट जाती है। हर टुकड़ा
अपने आगे वाले चिन्ह के साथ टर्म यानी पद कहलाता है। तो समीकरण के LHS और RHS में जो पद बनते हैं उसमें अगर कोई कॉमन है तो उसे काट देना चाहिए। अब इसमें देखिए तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 सभी पद में मौजूद, कट गया। तो कैपिटल R क्यूब बराबर होगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब इसमें हमें कैपिटल R मालूम है, पहले दो गेंद की त्रिज्याएं मालूम है, तीसरी गेंद की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी। तो एक बार फिर समझते हैं। बड़े गेंद का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, और इसे गला करके जब 3 छोटे छोटे गेंद बनाए जाते हैं तो उनका आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये सभी टर्म में कॉमन है, मौजूद है, कट गया। तो 4/3 पाई कट जाने के बाद समीकरण कैसा दिखेगा? कैपिटल R क्यूब बराबर होगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3। हमें R3 की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल R की वैल्यू 3, पहले गेंद का व्यास 3 था तो त्रिज्या 3/2, दूसरे गेंद का व्यास 4 सेंटीमीटर था तो त्रिज्या 2, तीसरे गेंद का R3 निकालना। तो R3 क्यूब बराबर होगा 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। चूंकि मैं यहां पर समीकरणों को समझा देना चाहता हूं कि कैपिटल R क्यूब बराबर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। तो R3 क्यूब बराबर होगा कैपिटल R क्यूब। ये दोनों जो है पक्षांतर करेंगे तो अपने चिन्ह को बदल देंगे, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ठीक है। तो R3 क्यूब बराबर होगा 3 का क्यूब 27, ठीक है। 2 का क्यूब 8 जब इधर आएगा तो क्या होगा? -8। और 3/2 का क्यूब कितना होगा? 27/8। जब ये भी LHS जाएगा तो 27/8। 27 में से 8 को घटा देंगे तो 19 माइनस 27/8। 19 में 8 का गुणा करेंगे तो 90 इंटू 8 इक्वल टू 152। अब 152 में 27 को घटा देंगे, 125/8, यानी R3 क्यूब बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया? 125/8। तो R3 जो है वो क्या होगा? क्यूब रूट होगा। तो 125 का क्यूब रूट 5 और 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2। इस तरीके से तीसरे गेंद की त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी, और इसका डबल कर देंगे तो तीसरे गेंद का व्यास प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरे गेंद का व्यास बराबर होगा 2 गुणे R3। तो 2 गुणे 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और तीसरे गेंद का व्यास होगा 5 सेंटीमीटर। और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो होगा D। एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया
और उसे समान अर्धव्यास के आधार वाला समशंकु बना दिया गया। ठोस की लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक बेलन या सिलेंडर है समगोलाकार का मतलब होता क्या है कि बेलन का आधार और शीर्ष दोनों बराबर वृत्त के होंगे। तो सामान्यतः बेलन का आधार और शीर्ष बराबर गोलाकार होता है। तो समगोलाकार सिलेंडर को पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है और उस शंकु की अर्धव्यास को हम क्या कह सकते हैं? त्रिज्या कह सकते हैं, ठीक है ना। और उस शंकु की जो अर्धव्यास या त्रिज्या है वह सिलेंडर की त्रिज्या के बराबर है। यानी एक गोलाकार समगोलाकार सिलेंडर को पिघला करके जब एक शंकु बनाया जाता है तो शंकु की त्रिज्या वही होगी जो कि सिलेंडर की होगी। फर्क होगा तो उनकी ऊंचाई का, यानी शंकु की जो ऊंचाई होगी वो बेलन से अधिक होगी। मान लेते हैं कि बेलन की जो अर्धव्यास या त्रिज्या r है तो शंकु की त्रिज्या भी r होगी। बेलन की ऊंचाई h1 है तो इसकी जो ऊंचाई होगी शंकु की वो क्या होगी? h2 होगी। सवाल आगे बढ़ता है कि ठोस की लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यानी सिलेंडर को पिघलाकर जब शंकु बनाया गया तो शंकु की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले हमें H2 और H1 ज्ञात करना होगा और वृद्धि प्रतिशत किसकी तुलना में निकालना है? बेलन की ऊंचाई की तुलना में। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा शंकु की ऊंचाई माइनस बेलन की ऊंचाई गुणे 100 बटे किसकी तुलना में निकालना है? सिलेंडर या बेलन की तुलना में बटे H1। तो इससे पता चल जाएगा कि शंकु की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल किस प्रकार होगा। ये एक बेलन या सिलेंडर है जिसके आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h1। इस बेलन को पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है, शंकु। और ये क्या है आपका? बेलन या सिलेंडर, ठीक है। तो इस सिलेंडर को पिघला करके जब एक शंकु बनाते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आधार की त्रिज्या, जिसे प्रश्न में अर्धव्यास का है, तो दोनों की आधार त्रिज्याएं बराबर। तो जो शंकु बनेगा उस शंकु की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हम एक आकृति को गलाकर दूसरी आकृति बनाते हैं तो दोनों आकृतियों का आयतन समान होगा, यानी बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। एक बार फिर कहेंगे, जब हम एक ठोस आकृति को गला करके दूसरी ठोस आकृति बनाते हैं तो दोनों का आयतन बराबर होता है। यानी सिलेंडर बेलन का आयतन
बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर H1। और शंकु का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, तो आप देखें तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो H1/H2 बराबर कितना होगा, 1/3। तो यहां पर हमें आंसर परसेंट में देना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, हम रेशियो मेथड से हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो H1 का मान हम मान लेते हैं अगर 1 होगा, तो H2 का मान यानी शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 3। तो शंकु की ऊंचाई में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा H, 3 में से 1 जाएगा। ठीक है, आइए इसी चीज को एक बार फिर से समझते हैं। तो सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर H1 और बेलन का आयतन निकालने के बाद अब शंकु की बारी। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, H1/H2 बराबर 1/3। यहाँ H1 जो है वह बेलन या फिर सिलेंडर की ऊंचाई है, जबकि H2 जो है वो शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि रेशियो मेथड का यूज करेंगे और H1 का मान यानी सिलेंडर की ऊंचाई को 1 मानेंगे और शंकु की ऊंचाई को 3 मानेंगे, और शंकु की ऊंचाई में वृद्धि होगा 2 इकाई का। ठीक है, और प्रश्न कहता है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता क्या है, ऊंचाई का अंतर गुणे 100 बटे जिसकी तुलना में निकाल रहे हैं। तो सिलेंडर की तुलना में शंकु की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बेलन या सिलेंडर की ऊंचाई बराबर कितना होगा, 200%। तो सवाल को आगे बढ़ाते हैं। लंबाई या ऊंचाई में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, ऊंचाई में अंतर 2 गुणे 100 बटे जिसकी तुलना में निकालते हैं। तो सिलेंडर की तुलना में शंकु की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो तुलना बेलन की ऊंचाई में हो रही है, तो बेलन की ऊंचाई को 1 मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार लंबाई या ऊंचाई में वृद्धि प्रतिशत 200% होगा और हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। वर्ग का परिमाप कितना है? सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो सबसे पहले एक आयत को कंसिडर करते हैं। ये आयत है और आयत की लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। फिर आगे कहता है क्या है कि आयत की जो चौड़ाई है वो लंबाई की 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। तो 5 से 5 बार जाएगा, 5 25 और 5 में से 1 गया, 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल हम A1 मान लें, तो ये एक वर्ग के क्षेत्रफल से इसकी तुलना की जा रही है, तो एक वर्ग को भी हम यहां कंसिडर करते हैं और वर्ग की भुजा को A मानते हैं और वर्ग के क्षेत्रफल को हम A2 मानते हैं। प्रश्न में कहता क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी A2 आयत के क्षेत्रफल यानी A1 का 4 4 इंटू A1। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां से भुजा निकालेंगे। फिर इसके बाद से परिमाप। परिमाप क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जिसे इंग्लिश में हम पेरीमीटर कहते हैं, बाहरी सीमा की लंबाई। ठीक है। तो किसी भी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे 5। तो एक वैल्यू को निकालेंगे, यहां पर रखेंगे और वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल कैसे होगा। चलिए एक वर्ग और एक आयत को कंसिडर करते हैं। ये रेक्टेंगल यानी आयत है और ये वर्ग है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और आयत की जो चौड़ाई है वो लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। तो 50 25, 5 में से 1 गया 4। तो आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि जो वर्ग है इसकी भुजा A सेंटीमीटर। इसके बाद हम यह भी मान लेते हैं कि आयत की क्षेत्रफल A1 है और वर्ग का क्षेत्रफल A2। प्रश्न के अनुसार वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत ये 4 गुना वाला 4 है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। तो यहां से हम लोग a की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहां पर आप देखें तो A² बराबर 4 गुणे 25 गुणे 4। तो a बराबर क्या होगा? इसका वर्गमूल। तो 4 गुणे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पंचे 20 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ गई। अब कहता है कि वर्ग का परिमाप। तो वर्ग हो चाहे कोई भी 2D फिगर हो, परिमाप या पेरीमीटर की परिभाषा होती है बाहरी सीमा की लंबाई। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा हम निकाल चुके हैं 20 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 20 80 सेंटीमीटर। और इस प्रकार हमें वर्ग का परिमाप प्राप्त हुआ 80 सेंटीमीटर और आंसर होगा डी। चालीस मीटर लंबे
तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्चा क्या होगा? सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक आयताकार मैदान, इस आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई जो है वो 30 मीटर है। ठीक है। इस आयताकार मैदान के चारों 2.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता, ये रास्ता बना। ठीक है, ये रास्ता है आपका। और इस रास्ते की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है वो कितना दिया हुआ है आपका? 2.5 मीटर। 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस रास्ते पर घास लगाने का खर्चा क्या है? तो सबसे पहली बात कि 2.5 मीटर चौड़ा जो रास्ता है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और जो भी क्षेत्रफल एरिया आएगा उसमें ये जो रेट दिया है 3.50 रुपए उससे गुणा कर देंगे। यानी जो कॉस्ट होती है वो होता है रेट इनटू एरिया। तो सबसे पहली बात कि हमें 2.5 मीटर चौड़ाई का आयताकार मैदान के चारों ओर जो रास्ता बना है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि रेट हमें ऑलरेडी पता है 3.5 और एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल कैसे किया जाए। एक आयताकार मैदान, इसकी लंबाई 40 मीटर, इसकी चौड़ाई 30 मीटर, इसके चारों 2.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। ये हरे रंग का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर है। इसी रास्ते पर हमें घास लगाना है। तो 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का कुल खर्च क्या? तो सबसे पहले हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2W रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में मैदान की लंबाई प्लस मैदान की चौड़ाई प्लस 2W। ठीक है, अब हमें L 40 मालूम है, B हमें 30 मालूम है और W हमें 2.5 मालूम है। तो इसकी वैल्यू को पुट करके हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल 2W 2.5, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2W 2.5, तो 2.5 का डबल कितना होता है? 5। 40 और 30 70 और 2.5 का डबल 5 75। तो 5 गुणे 75 375 वर्ग मीटर। यानी मैदान के चारों ओर जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल 375 वर्ग मीटर। 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का कुल खर्च क्या होगा? तो रेट इनटू एरिया। घास लगवाने का कुल खर्च होता है दर यानी रेट इनटू एरिया। रेट प्रश्न में दिया है 3.50 और एरिया हमने निकाला 375 वर्ग मीटर। तो घास लगवाने का कुल खर्चा होगा
1312.50 रुपए। और इस प्रकार हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन ए। किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे। एक तार है और इस तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया। फिर इस तार को खोल करके एक वृत्त बनाया गया। तार एक ही है और उसी तार को मोड़ करके वर्ग बनाया गया, फिर वृत्त बनाया गया। तो जब भी हम एक तार को मोड़कर अलग अलग आकृति बनाते हैं, वर्ग बनाया, वृत्त बनाया, त्रिभुज बनाया, उसी तार को मोड़ करके हम चतुर्भुज बनाते हैं, तो इनके क्षेत्रफल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो परिमाप होता है वो एक समान होता है। परिमाप का इंग्लिश पेरीमीटर होता है। परिमाप का अर्थ होता है बाहरी सीमा की लंबाई। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणे भुजा। और वृत्त के परिमाप को परिधि यानी सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो इसका परिमाप या परिधि कितना होगा? 2πr। तो जब हम एक ही तार को मोड़कर अलग अलग आकृति बनाते हैं, जैसे अपने प्रश्न में वर्ग बनाया फिर वृत्त बनाया, तो इनके परिमाप आपस में बराबर होंगे, यानी वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है। तो अगर वर्ग की भुजा निकल जाए तो फिर हम जो है रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस जब निकल जाएगा तो फिर वृत्त का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि हमसे एरिया पूछ रहा है। तो एरिया क्या होता है? πr²। ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का हल कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कंसेप्ट कहता है कि जब एक तार को मोड़कर अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं तो उन सभी आकृतियों का परिमाप एक समान होता है। केवल वर्ग और वृत्त के लिए नहीं है, ये त्रिभुज के लिए भी है, ये चतुर्भुज के लिए भी है, पंचभुज के लिए भी है, षटभुज के लिए भी है, सबके लिए। चलिए तो हम एक तार से मोड़कर पहले एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो हम सब जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग a², और ये कितना होगा? 484। तो वर्ग की भुजा कितना होगा? √484, और 484 का वर्गमूल कितना होता है? 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग को खोल करके इसके तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या r है। चूंकि एक ही तार से मोड़ करके वर्ग और वृत्त बनाया गया है तो इनके परिमाप आपस में बराबर होंगे। तो वृत्त का परिमाप को परिधि बोलते हैं, ये कितना होगा? 2πr। और वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4। ये मालूम है हमें, तो यहां से हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है। चलिए सवाल को आगे की तरफ ले चलते हैं। तो वर्ग और वृत्त का परिमाप बराबर है, तो वृत्त का परिमाप या परिधि 2πr बराबर वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। 2 पाई का मान 22/7
इंटू रेडियस बराबर 4a 4 गुणे 22। 22 क्या है? ए का मान है। इसके बाद आप देखेंगे कि 22 से 22 कट गया और 2 2 4, 7 दूनी 14, तो रेडियस कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या या रेडियस 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 गुणे 2 गुणे 14 बराबर होता है 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर और आंसर होगा ऑप्शन डी। एक आयताकार आंगन की लंबाई 300 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके फर्श पर 40 रुपए प्रति हजार की दर से 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइलें फर्श पर लगवाने का खर्चा कितना रुपए आएगा? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। टाइल फर्श पर लगती है, तो जो आंगन की फर्श होगी उसकी जो लंबाई होगी वो 300 मीटर और जो चौड़ाई होगी वो 20 मीटर। इसके अंदर जो टाइल्स लगवानी है वो भी आयताकार रूप में है, ठीक है। मान लीजिए ये टाइल्स है और टाइल्स की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी। टाइल्स इस आंगन के फर्श में लगाना। रेट यानी दर क्या है? 1000 टाइल्स 40 रुपए में लगता है, यानी 1000 टाइल्स लगवाने का खर्चा 40 रुपए आता है। इस आंगन के फर्श में कितनी टाइल्सें लगेंगी उनको निकाल लेंगे और जितनी भी टाइल्स लगेंगी उनकी संख्या को यहां रख देंगे और लगवाने का कुल खर्चा कितना आएगा, टोटल कॉस्ट लिख करेंगे। यानी सबसे पहले फर्श जिस पर टाइल्स लगाना है उसका क्षेत्रफल और उसमें एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग लगा करके हम कुल टाइल्स की संख्या निकालेंगे। यानी कुल टाइल्स की संख्या होती है कुल टाइल्स की संख्या होती है फर्श का क्षेत्रफल और इसमें भाग लगाते हैं एक टाइल्स का क्षेत्रफल। यानी कि फर्श पर कितनी टाइल्सें लगेंगी ये बराबर होता है फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कितनी टाइल्सें लगेंगी वो निकल आएगा और 1000 टाइल्स लगाने का खर्चा 40 रुपए। तो जितनी भी टाइल्स फर्श पर लगेंगी उनका कुल खर्चा कितना होगा वो इस समीकरण से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फर्श पर कितनी टाइल्स लगेंगी। कुल टाइल्स की संख्या, तो कुल टाइल्स की संख्या बराबर होता है फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल।
तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन आंगन की लंबाई और चौड़ाई मीटर में, जबकि टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो मीटर सेंटीमीटर में बदल गया, तो फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे। तो आप ध्यान से देखें, तो 3 इकाई 3, 3 चौक 12 और 4 25 100। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 दूनी 50 और उसके पीछे 4 जीरो, तो कितने हो गए, 5 लाख। यानी कि कुल टाइल्सों की संख्या कितनी होगी, 5 लाख। आइए, 1000 टाइल्स लगाने का खर्चा 40 रुपए आता है, तो 5 लाख टाइल्स लगाने का कुल खर्चा कितना आएगा। तो 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ठीक है ना, 500 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, यानी कुल खर्चा होगा 20,000। अर्थात 5 लाख टाइल्सों को लगाने का कुल खर्चा होगा 20,000 रुपए। और इस तरीके से हमारा आंसर होगा बी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेंसुरेशन पार्ट 2 नाम से मेरी अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।